नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सिस्टम और हालात किसी मशहूर और ओहदेदार इंसान को क्या इतना परेशान कर सकते हैं कि वो अपनी जान देने के बारे में सोचने लगे? पिछले एक साल में इस सवाल पर हमारे देश में बहुत चर्चा हो चुकी है। अब महाराष्ट्र की सियासत को कुछ ऐसी ही आशंकाओं ने अपने घेरे में ले लिया है। ये मामला है मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो और गवाह मनसुख हिरेन की मौत से जुड़ा हुआ। विवादों में घिरे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे का एक व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसने पहले से उठ रहे सवालों को और गहरा दिया है। इस व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा है, अब दुनिया से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। हालांकि उनके नंबर पर अब यह स्टेटस नजर नहीं आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने इस स्टेटस को हटा लिया है। दरअसल उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से बरामद हुई स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत हुई। इस मौत के मामले में वजह पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। शुक्रवार को उनका ट्रांसफर क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से नागरिक सुविधा केंद्र में कर दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सचिन वझे ने दुनिया को अलविदा कहने की बात क्यों लिखी? धमकी से शुरू हुआ ये केस हत्या तक पहुंचा और एक व्हाट्सएप स्टेटस ने कई और आशंकाओं की तरफ इशारा किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। अभी क्या मांगे उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर पे रखी हुई बम कार के जो मालिक थे मनसुख हिरेन, उनकी हत्या मामले में सचिन वझे विवादों में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज सवेरे उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पे गुड बाय करके एक मैसेज डाला। इसको लेकर कई सारी अटकलें शुरू हो गई। मनसुख हिरेन की हत्या मामले में फंसे मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वझे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अदालत ने सचिन वझे की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। खुद को चारों ओर से घिरता देख सचिन वझे ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक बेहद इमोशनल मैसेज लिखा है। इस मैसेज को लिखने की वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सचिन वझे का लिखा वो मैसेज देख लीजिए। सचिन वझे लिखते हैं, इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। मेरे सहयोगी अधिकारी मुझे गलत तरीके से फंसाने में जुटे हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा इस बार हालात अलग है। तब मेरे पास 17 साल की आशा थी, संयम, जिंदगी और नौकरी भी थी। लेकिन अब मेरे पास ना तो 17 साल की जिंदगी है और ना ही नौकरी और धीरज। मुझे लगता है कि दुनिया से दूर जाने का वक्त पास आ गया है। वजह ने ख्वाजा यूनुस मामले में हुई अपनी गिरफ्तारी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है। इस मामले में फंसने की वजह से सचिन वझे को 16 साल तक पुलिस फोर्स से बाहर रहना पड़ा था। अब दोबारा वापसी के बाद वो विवादों में फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन वझे की डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 1972। इस लिहाज से उनकी उम्र 49 साल हुई। वो पहले ही ख्वाजा यूनुस के मामले में फंसकर अपने करियर के 16 साल गवा चुके हैं और अब से करीब 11 साल बाद वो पुलिस फोर्स से रिटायर हो जाएंगे। हो सकता है कि वो बाकी की बची जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं और शायद इसलिए सचिन वझे ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ये इमोशनल मैसेज शेयर किया है। जो ऑफिशियल कैपेसिटी में होना चाहिए वो सारा सब हो रहा है। असेंबली में कुछ सवाल उठाए गए, उसका जवाब बाहर मैंने देना ये ठीक नहीं है। असेंबली का ये है। असेंबली मेरा मतलब एक वरिष्ठ ये है कि जो मुझे कंट्रोल करता है। मनसुख हिरेन मर्डर कॉन्स्पिरेसी में सचिन वझे का नाम आने के बाद से ही बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर हमलावर है। देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में सचिन वझे की गिरफ्तारी की मांग कर चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वझे के पद पर बने रहने पर सवाल उठाते हुए हिरेन की पत्नी विमला के हवाले से आरोप लगाते हुए कहा, सचिन पर हत्या का केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए वझे का पद से निलंबन होना जरूरी है। वजह अगर पद पर बने रहेंगे तो वो मनसुख की कथित मौत से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। सचिन वझे, इनको अब एडवोकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए बैटिंग करने को और उनकी केस प्लीड करने को स्वयं मुख्यमंत्री जी लालयित दिखते हैं। जिस प्रकार से वो
एपीआई सचिन वाजे का बचाव कर रहे थे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। क्या सीएम साहब के पास कोई ब्रीफिंग नहीं होती? स्वयं एटीएस ने 302 का गुना, 120 का गुना ये दाखिल किया हुआ है। इतना गंभीर प्रकरण है और ऐसे प्रकरण में जिस प्रकार से उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। शिवसेना के पूर्व प्रवक्ता पुलिस अधिकारी सचिन वाजे अब कोर्ट में पहुंच गए, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दी है। दूसरी ओर ठाकरे सरकार और उनकी पुलिस ये कबूल कर रही है कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई है। फिर उद्धव ठाकरे साहब, मनसुख हिरेन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? विपक्ष के दबाव के चलते गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वजे को क्राइम ब्रांच इंचार्ज और मनसुख हिरेन केस से हटा दिया था। सूत्रों के मुताबिक विमला हिरेन की ओर से हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद सचिन वजे खुद ही एटीएस के सामने पूछताछ के लिए पहुंचे थे। एटीएस ने उनसे 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की। अब सवाल ये आता है कि मनसुख हिरेन मामले में क्या सचिन वजे की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो है एटीएस इस प्रकरण की जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच से जो है उनको हटाया गया, 2 बार जो है अलग अलग जगह उनका ट्रांसफर किया गया और आखिरकार उनका ट्रांसफर मुंबई पुलिस के स्पेशल ब्रांच में किया गया। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला ने दावा किया था कि जो गाड़ी एंटीलिया के बाहर मिली थी वो गाड़ी हिरेन ने सचिन वजे को दी थी। सचिन वजे ने इस गाड़ी को नवंबर 2020 से 5 फरवरी 2021 तक इस्तेमाल किया। इसके बाद 17 फरवरी को जब हिरेन मुंबई जा रहे थे तो गाड़ी विक्रोली के पास खराब हो गई। हिरेन ने गाड़ी ईस्टर्न एक्सप्रेस के किनारे लगाकर छोड़ दी। अगले दिन यानी 18 फरवरी को जब हिरेन अपनी गाड़ी लेने विक्रोली के पास गए तो गाड़ी वहां नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि आज जिस तरीके से एनआईए ने उनकी पूछताछ की, इससे तो साफ है कि आगे आने वाले दिनों में सचिन वजे की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो सचिन वजे पहले भी इस तरह के आरोपों का सामना कर चुके हैं और फिर से एक बार मुकेश अंबानी को मिली धमकी का जो पूरा केस है उस पर बड़े आरोप सचिन वजे के ऊपर लग रहे हैं। हम सीधा मुंबई का रुख कर लेते हैं, जहां पर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी में ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, जो व्हाट्सएप स्टेटस का मामला सामने आ रहा है, आखिर उसके बारे में अंदर खाने से क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि भूमिका भी बदली गई है सचिन वजे की, क्या उससे वो परेशान है? और लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारी की मांग उनकी हो रही है, बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से सचिन वजे की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई है, क्या ये एक वजह है? और क्या अधिकारियों के समझाने के बाद उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस को हटा लिया? अभी तक क्या जानकारी? बिल्कुल सही कहा। देखिए, जाहिर सी बात है, सचिन वजे पे जो बड़ा आरोप लगा है, आरोप एक दो नहीं कई बड़े आरोप लगे और संगीन आरोप है कि वो किसी की उन्होंने हत्या करवाई है। और हत्या के मामले में जो मनसुख हिरेन है, उनकी हत्या के मामले में सीधे सीधे उनका आरोपी बनाया गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो मनसुख हिरेन है, उनकी पत्नी ने खुद बयान दिया है एटीएस को, उसी आधार पर 302 का मामला दर्ज किया गया है। देखिए, ये तो बात साफ है कि देखिए पूरा देश देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस रखा है, उस स्टेटस के जरिए कैसे उन्होंने इमोशनल, यानी कैसे वह इमोशनल तरीके से लोगों को ये बताने का प्रयास किया कैसे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि 17 साल, पिछले 17 साल में जब ख्वाजा यूनुस के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें सस्पेंड किया गया था, उस मामले में भी उनके साथ अन्याय हुआ था, ऐसा बताया उन्होंने। लेकिन उन्हें साफ साफ यह भी कहा कि उनके पास उस वक्त समय था, पेशेंस था, लेकिन अब 17 साल उनके पास नहीं है, ना पेशेंस है। इसलिए उन्होंने बड़ा भावुक शब्द यूज किया था कि अब जरूरत आ गया है कि इस वर्ल्ड को, यानी इस पूरे विश्व को से अलविदा ले लिया जाए। तो जरूर एक बहुत बड़ा बयान उनका इस पूरे मामले में देखा गया। लेकिन देखिए, उनकी मुश्किलें इन सब बयानबाजी से आप ही कहें इचरज टलने वाली नहीं है, वह लगातार फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एनआईए आज सुबह करीबन 12 बजे से लगातार पूछताछ कर रही है और बड़ा पूछताछ चल रहा है। और उस पूछताछ में अलख नूरे, जो कि क्राइम ब्रांच के बड़े अधिकारी हैं, साथ ही एटीएस के बड़े अधिकारी इस वक्त एनआईए ऑफिस में मौजूद हैं। लगातार पूछताछ चल रही है और जैसा कि देखिए एक बड़ा यानी कि अभिषेक, आप ये कह रहे हैं कि हुआ है। जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसका असर जांच पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसियां इसी नजरिए से देख रही हैं कि चूंकि सचिन वजे अलग अलग जगहों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश वो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए
देखिए सचिन वजह चौतरफा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एनआईए लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। एनआईए से बताया मैंने 12 बजे से लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और जैसा कि हमारे पास जानकारी लगातार मिल रही है कि गिरफ्तारी उनकी कभी भी हो सकती है। हो सकता है उनकी गिरफ्तारी एनआईए करे या हो सकता है उनकी गिरफ्तारी एटीएस करे, क्योंकि एटीएस के भी अधिकारी एनआईए ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं। अगर जो जानकारी, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए इसलिए ज्यादा इसमें डिटेल मिल रहा है क्योंकि आज ही कोर्ट ने, सेशन कोर्ट जो है उनकी जो एंट्रीम बेल यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था उसको नामंजूर कर दिया है और साफ साफ कहा है कि चूंकि इनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा हुआ है और उस आरोप को अगर जाहिर सी जांच पड़ताल करना जांच एजेंसियों को, तो उनको चाहिए कि इनको बिल्कुल। और इन अरेस्ट सब करें। के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुकेश अंबानी को जो धमकी मिली, एंटीलिया के बाहर जो संदिग्ध स्कॉर्पियो मिली, उस केस की गुत्थी सुलझना अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर है कि एंटीलिया केस में हर रोज नया मोड़ आ रहा है, लेकिन इस केस से भी ज्यादा घुमावदार हो चली है पश्चिम बंगाल की सियासत। बंगाल में हर घंटे सियासी समीकरण बदल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संघर्ष मोर्चा की एंट्री बंगाल युद्ध में हो चुकी है। किसान नेता कहते हैं कि उनका मकसद बीजेपी को हराना है। इसके लिए महापंचायतें और रैलियां हो रही हैं लगातार। इस बीच ममता बनर्जी चोट के बाद फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं, मैनिफेस्टो रिलीज करने वाली हैं। व्हील चेयर पर ही वो अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ाएंगी। लेकिन इस बीच चोट के पीछे साजिश के जो आरोप हैं उन पर रिपोर्ट्स के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की रिपोर्ट से असंतुष्ट है। इसके साथ ही बंगाल चुनाव से पहले उठापटक की एक और तस्वीर सामने आई है। बीजेपी की अटल सरकार में मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने अब टीएमसी का दामन थाम लिया है। जहां टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे में यशवंत सिन्हा का पार्टी में आना टीएमसी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो ये तमाम अपडेट्स बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। जो भारत सरकार है उसने देश को लूट लिया, उसको वोट नहीं करना, अपने बंगाल को बचाना। आपके मछली तालाब जाएंगे, 10 साल पुराना इंजन और पंपिंग सेट ट्रैक्टर जाएंगे। अगर कोई वोट मांगने आए उसको कहना कि मेरे एमएसपी कब मिलेगी, और कह लेने तो कोई हमें कुछ ही कह लो, हमें कड़े झंडे दिखा लो, आंदोलन जीवी कह लो, हमारे पुतले फूंक लो, हमारा कुछ बिगड़ रहा। हम तो रोज जलाते हैं, हमारा कोई कुछ ही कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। ये आंदोलन बंद नहीं होगा। और आइए सीधे हम आपको कोलकाता लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी प्याली आचार्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्याली, लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में भी पश्चिमी यूपी की तरह महापंचायतें हो रही हैं और मकसद किसान नेताओं का यही है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। 2 जगहों पर आज महापंचायत हुई, नंदीग्राम और कोलकाता में। कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे, क्या लग रहा है इस भीड़ को देखकर कि किसान नेता कुछ असर डाल पाएंगे इन चुनावों पर? क्योंकि राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में जाकर फिर से एक बार मुखर तौर पर बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखिए, मेरे साथ बीजेपी लीडर्स का जो बात हुई है उससे हुआ है, जिससे साफ है कि इस मुद्दे पे वो ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। मेरा जो अपना ख्याल है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं कह सकती हूँ कि अगर पॉलिटिकल कलर लगे, जैसे कि कल जो सिंगूर का जो उम्मीदवार है, जो सिंगूर का जो कैंडिडेट है बेचाराम मान्ना, वो सिंगूर में एक किसान रैली का आह्वान किए हैं। अगर इस आंदोलन में पॉलिटिकल कलर लागे तो उसका असर बीजेपी के खिलाफ हो सकता है। नहीं तो ये सिर्फ विक्षिप्त घटना के बगैर कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। आंदोलन जीवी है ये। जी, राकेश टिकैत ने आंदोलन जीवी वाले बयान का फिर से एक बार जवाब दिया है जिक्र करते हुए, और लगातार वो इस शब्द पर मुखर रहे हैं। आज भी उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन प्याली, इस बीच एक तस्वीर यह भी बन रही है कि ममता बनर्जी चोट लगने के बाद फिर से एक बार अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। आखिर क्या असर होगा जब वो व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करेंगी? और वो पहले ही कह चुकी हैं कि किसी भी स्थिति में वो बंगाल में अपने चुनाव प्रचार को जारी रखेंगी। सहानुभूति बटोरने की कोशिश है, ये बीजेपी कह रही है। लेकिन आप जमीन पर मौजूद हैं, वहां पर जो लोगों का सोचना है, क्या वाकई असर पड़ेगा इस घटना का?
देखिए, ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने नारा दिए थे, जोर से छाप टीएमसी साफ। तो उसके बाद नंदीग्राम में जब नामांकन दाखिल करते हुए, उसके बाद नामांकन दाखिल करने के बाद ममता जी का पैर पे जो चोट आया, उसका उस ब्रिगेड का परिस्थिति और उस समय का परिस्थिति दोनों में जरा अंतर है, क्योंकि ममता बनर्जी इधर सब लोग उनको दीदी नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। टीएमसी को जो सपोर्ट करते हैं वो भी पुकारते हैं, जो टीएमसी को सपोर्ट नहीं भी करते हैं उनके लिए भी वो दीदी या दीदी बोनी है। तो उनको चोट लगा है, वो एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, उनको चोट लगा है, इसका थोड़ा सहानुभूति टीएमसी को मिलने वाला है। बिल्कुल, ये बात तो यहाँ तक कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं कि हाँ, चोट लगी है और दीदी अच्छे से जो स्वास्थ्य है उनका ठीक हो जाए, लेकिन ये साजिश है कि नहीं, इसको लेकर तमाम सवाल हैं और रिपोर्ट्स भी एक एक करके आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्याली इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली से 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों की उठी आवाज अब बंगाल पहुंच चुकी है। बंगाल के संग्राम में किसान नेताओं की एंट्री ने बीजेपी की परेशानी इधर बढ़ा दी है। नंदीग्राम से लेकर कोलकाता तक किसान नेताओं की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। भवानीपोरा, नंदीग्राम, सिंगूर और आसनसोल में महापंचायतें करके बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का मकसद है किसानों का। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 100 दिन से ज्यादा वक्त से किसान आंदोलन चल रहा है। इसके सियासी उद्देश्य को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। अब बीजेपी किसान मोर्चा किसान मोर्चा जो है वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। किसान नेता इससे पहले किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहने का दावा कर चुके हैं। अब किसान मोर्चा की जो रणनीति है वो बदली हुई दिख रही है। हालांकि अभी भी वो ये कह रहे हैं कि किस पार्टी को वोट करना है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन बीजेपी को वोट मत करिए। अब आपको हम कुछ और जानकारियां देते हैं। किसान नेताओं का अभियान जो है बीजेपी के खिलाफ वो कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या किसान मोर्चा की मुहिम का फायदा टीएमसी को मिलेगा? किसान मोर्चा के नेताओं का पश्चिम बंगाल की जमीन पर क्या कोई जनाधार है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और एक एक करके ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे कृषि कानून पर सरकार का रवैया तय करेंगे क्या? क्योंकि किसान पहले कह रहे थे कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को से ताल्लुक नहीं रखते हैं या फिर किसी का समर्थन या विरोध नहीं चाहते हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर अगर बीजेपी के खिलाफ उतर रहे हैं किसान, तो आगे किसान आंदोलन पर इसका क्या असर पड़ेगा? इधर बंगाल में चुनाव से पहले दीदी की चोट पर जोरदार सियासत हो रही है। चुनाव आयोग ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना के मामले में मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं दिखा और उसने डिटेल रिपोर्ट मांगी थी। अब इसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे और विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक ने चुनाव आयोग में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पर्यवेक्षक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का घायल होना एक दुर्घटना थी, सीएम सुरक्षा के बीच थी, हमले का कोई सबूत नहीं है। अब इन सबसे परे सवाल ये उठता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट से संतुष्ट क्यों नहीं है? तो ये तमाम सवाल हैं जो ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद खड़े हो रहे हैं और अब देखना होगा कि जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें और किस तरीके से जो चीजें हैं स्पष्ट हो पाती हैं। इधर बंगाल में खेला हो गई, ये जुमला बहुत चल रहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान नेता आजकल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का प्लान है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। कोलकाता में किसान मोर्चा ने महापंचायत की, उसमें राकेश टिकैत शामिल रहे। वो राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा बने हुए हैं। नंदीग्राम में भी किसानों ने महापंचायत की और उसमें राकेश टिकैत के साथ साथ हन्नान मोल्ला और मेधा पाटकर ने मोर्चा संभाला। किसान नेता योगेंद्र यादव हैं, गुरनाम सिंह चड्ढूनी हैं और डॉक्टर सत्यनाम सिंह भी महापंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसान नेताओं का पश्चिम बंगाल में कितना जनाधार है? क्या वोट के मोर्चे पर वो बंगाल की जनता को प्रभावित कर पाएंगे? ऐसा होता कम है, लेकिन इस बार संयुक्त किसान मोर्चा अपनी ताकत झोंक रहा है बंगाल के चुनाव में। पार्टी से बचना। संदेश ये है कि किसी को और को देख लियो, वोट तो हमने देख ली थी, इसको हमारा इलाज कर दिया, या अपने ही वोट देगी अपने कंधे पे बैठेगी फिर। अच्छा ये बताइए किसको वोट देने क्या पता, किसी को दे लियो, वो तो यहाँ की जनता अपने आप समझे। अरे हमें क्या बोलेंगे वहाँ ये कहेंगे कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही और इस सरकार ने लूट लिया किसानों को, ये कहेंगे। और अब तो पता है शायद ममता बनर्जी के ऊपर, नंदीग्राम के ऊपर। हाँ,
हमला हो गया, उसका हमला हो गया, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। भाजपा का इस साल बंगाल टारगेट है भाजपा का। और क्या भाजपा और इनका किसानों का भी टारगेट है। हाँ, किसानों का भी टारगेट है। तो आप लोग क्या पूरा बंगाल में घूमेंगे किसान? हाँ, क्या पता कहाँ जाने, घूम लेंगे सब जगह। बंगाल क्या कोई अलग जगह, यहाँ क्या पासपोर्ट लगे। ठीक है, ठीक है। चेक करो शीशा। लोगों से क्या अपील होगी? आप चलो। हाँ, लोगों से आप और अपील करेंगे कि ऐसा वोट मत देना बीजेपी को, इसने पूरा देश लूट लिया, व्यापारियों की पार्टी, ये कहेंगे। टीम को ले जाए तो बंगाल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बंगाल के किसानों को अभी किसान सम्मान निधि क्यों नहीं मिली, ये प्रश्न लोग उनको पूछेंगे। इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई? बंगाल का किसान का नेता वो नहीं है क्या? आज ममता बनर्जी को बचाने के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने किसानों के साथ हमेशा गद्दारी की है। आलू का कीमत दाम नहीं मिलता वहाँ, जूट का दाम नहीं मिलता है, धान का दाम MSP नहीं मिलता है, 1200 रुपये में बेचना पड़ता है 1850 के बजाय। और आज जो वहाँ के किसान 73 लाख किसान बचे हुए हैं इस फायदा से, किसान सम्मान निधि से, उसका कौन भरपाई करेगा? लोग तो उसके लिए आंदोलन। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि किसान नेताओं के कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ेगा बंगाल के चुनाव पर, लेकिन टिकैत का मिशन बंगाल आखिर क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो आप समझिए। 294 की 294 सीटों पर किसान दूतों ने तैयारी कर ली है बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने की। पूरे बंगाल में ट्रैक्टर यात्रा भी किसान नेता करने वाले हैं। बंगाल में कई जगहों पर जनसभा की जा रही है, उसका सिलसिला चल पड़ा है। बीजेपी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की कमान संभाल रहे हैं तमाम नेता। उन नेताओं का नाम हमने आपको बताया, लेकिन अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे हैं और जहां जहां महापंचायतें हो रही हैं वो पहुंच रहे हैं। अब बंगाल के सारथी कौन कौन है आप देख लीजिए। किसान मोर्चा की तरफ से योगेंद्र यादव हैं, मेधा पाटकर, हन्नान मोल्ला अलग अलग जगहों पर नजर आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। बलबीर सिंह, राज्यपाल अतुल कुमार अंजान, इसके साथ ही अविक साहा, गुरनाम सिंह, राजा राम सिंह, डॉक्टर सत्यनाम सिंह, ये वो नाम हैं जो आपको नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल की सियासत में। किसान संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए नाम हैं और जाहिर है कि इंतजार इस बात का है कि क्या वाकई किसान मोर्चा पश्चिम बंगाल की सियासत में कोई असर डाल पाता है। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त है, और भी खबरें हैं, चलिए वहां खबर जहां में देखते रहिए। आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। ब्रेक से पहले हमने किसान आंदोलन की बात की, लेकिन किसान आंदोलन के अलावा एक और मुद्दा है जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लखनऊ में गुपचुप दौरा किया। दावा किया जा रहा है कि वो लखनऊ में दिखाई दिए और उन्होंने चुपचाप मुख्तार अंसारी के करीबियों और परिवार से मुलाकात भी की। आखिर जेल में बंद एक कैदी के परिवार से मिलने के लिए पंजाब के जेल मंत्री को लखनऊ क्यों आना पड़ा? सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी प्रोटोकॉल को दरकिनार करने की भी वजह लोगों को समझ में नहीं आ रही है। क्या है पूरा मामला? यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पंजाब सरकार पर लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि अमरिंदर सरकार खुलेआम मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कर रही है। ऐसे में पंजाब के जेल मंत्री के लखनऊ दौरे ने इन आरोपों को फिर से एक बार धार दे दी है। इस रिपोर्ट से समझिए। माफिया मुख्तार अंसारी का मामला एक बार फिर से चर्चा में आया हुआ है। आपको बता दें कि पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा गुपचुप तरीके से उत्तर प्रदेश आते हैं, यहाँ के एक बड़े होटल में रुकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है कि मुख्तार के परिवार के साथ यहाँ पर मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके वो चुपचाप चले जाते हैं। शायद ये पहली मर्तबा होगा जब किसी सूबे का जेल मंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल के गुपचुप तरीके से किसी दूसरे राज्य में गया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेल में बंद सजा काट रहे कैदी के परिवार से मिला। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे शख्स पंजाब के जेल मंत्री हैं, नाम है सुखजिंदर रंधावा। इनके लखनऊ दौरे से सियासी बवाल मच गया है। रंधावा के बिना प्रोटोकॉल वाले दौरे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। यूपी सरकार ने पंजाब सरकार पर खुलेआम मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि वो लखनऊ आकर मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले। चोर चोर मुसेरे भाई, ये जो मुहावरा है वो सिद्ध होता है पंजाब की कांग्रेस सरकार पर। मुख्तार अंसारी जो कि एक क्रिमिनल है, उत्तर प्रदेश में कत्ल के उस पे उनको हम लोग वापस लाना चाहते हैं पंजाब के जेल से, मगर पंजाब सरकार उसको वापस आने नहीं दे रही है। पंजाब के जेल मंत्री की अगवानी से लेकर सारा इंतजाम अब्बास नकवी, सईद अनवर और डालीबाग निवासी आसिफ खान ने किया।
किसी दूसरे राज्य के मंत्री का बिना प्रोटोकॉल के इस तरह से आना ठीक नहीं माना जा रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों से ये भी खबर है कि वो मुख्तार अंसारी के परिवार से होटल ताज में मिले। मुख्तार अंसारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ गया है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं दिख रहा है और लगातार अपराधी अपराध करते हुए जा रहे हैं। आज कानून व्यवस्था अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुकी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? वहीं लखनऊ पहुंचे पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा, अगर मुझे उसके परिवार से मिलना होता तो मैं वहीं मिल लेता, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुख्तार को वापस यूपी भेजना जेल विभाग के हाथ में नहीं है। उन्होंने धमकी दी कि उनके साथ प्रदेश में दुर्व्यवहार हुआ है। इस संबंध में वो पंजाब पहुंचकर सीएम योगी को प्रोटेस्ट लेटर लिखेंगे। 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन आपराधिक धमकी और दूसरा है 386 जिसको हम कहते हैं एक्सटॉर्शन जबरन वसूली की घटना है। अब ये पुराना मैटर है, 2019 में वो भी एक अलग कहानी है कि जिस तरह यूपी से बांदा जेल से ले गए प्रोडक्शन वारंट पे और आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। 90 दिन में चार्जशीट फाइल होनी थी। पंजाब सरकार का ये फेलियर है या और यूपी गवर्नमेंट कहती है ये मिली भगत है। और 38 केस उत्तर प्रदेश में पेंडिंग है मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से पंजाब की जेल में बंद है। उसे उत्तर प्रदेश लाने के लिए योगी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सरकार पर मुख्तार को जानबूझकर बचाने के आरोप भी लग रहे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, लेकिन कोर्ट ने किसी भी पक्ष में अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब के जेल मंत्री लखनऊ क्या करने आए थे, वो भी इतने चुपचाप। इस तरह के तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से मुलाकात हुई है, एक बार फिर से माफिया मुख्तार अंसारी का मामला चर्चा में आ गया है। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, न्यूज़, लखनऊ। और आइए सीधे हम आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता रवि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अमरिंदर सरकार के मंत्री की ओर से, जेल मंत्री की ओर से क्या अभी तक कोई बयान आया है, कोई प्रतिक्रिया आई है कि आखिर क्या करने के लिए वो लखनऊ पहुंचे थे? देखिए, अगर बात करें तो पंजाब सरकार और यूपी सरकार में मुख्तार अंसारी को लेकर एक जंग से छिड़ी हुई है और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। बड़े वकील जो है वो लगे हुए इस पूरे मामले को लेकर। अगर बात करें तो लगातार यूपी के जो बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी इसमें पंजाब में है और यूपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उनको यहां पर लाया जाए, लेकिन तमाम सारी अड़चनें हैं वो सामने आ रही हैं। अगर आरोप यह भी है कि पंजाब सरकार जो है वो मुख्तार अंसारी को यूपी भेजना नहीं चाहती, उसको लेकर तमाम सारी कोशिशें वो की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अगर आज की बात करें तो जिस तरीके से पंजाब सरकार के जेल मंत्री गुपचुप तरीके से लखनऊ पहुंचते हैं और सूत्र भी बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले हैं, तो साफ तौर पर तमाम सारे सवाल उठते हैं कि गुपचुप तरीके का जो जेल मंत्री का दौरा था वो अपने आप में सवाल उठाता है। अगर वो आए थे तो दौरे को क्यों गोपनीय रखा गया और पूरी तरीके से जो भी बातें रही उन बातों को खुलकर अभी भी कोई जवाब नहीं सामने आया। तो साफ तौर पे मुख्तार अंसारी को लेकर जो यूपी और पंजाब के बीच जो जंग छिड़ी हुई है वो साफ तौर पे एक और नया उसमें पहलू निकल कर आया है। आरोप लगा रही थी पंजाब सरकार पर कि गुपचुप तरीके से पहले बचाया जा रहा था, अब तो खुलेआम तौर पर मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार बचा रही है। क्या इन आरोपों को और हवा मिल जाएगी इस घटना के बाद, इस दौरे के बाद? जाहिर है इन आरोपों को हवा बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के जेल मंत्री लखनऊ पहुंचते हैं और साफ तौर पे न ही कोई प्रोटोकॉल का पालन हुआ है, न ही किसी को जानकारी थी, क्योंकि एक दूसरे प्रदेश का जेल मंत्री उत्तर प्रदेश में आता है तो साफ तौर पे इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन कोई भी गुप्त तरीके से आते हैं और मुलाकात करते चले जाते हैं, न ही उस दौरे की पूरी को जानकारी दी गई, किससे मुलाकात की गई साफ तौर पर। और कहीं ना कहीं मीडिया ने उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब के सियासी गलियारों तक देखना होगा कि इस घटना को आगे किस तरीके से विश्लेषित किया जाता है और जो जेल मंत्री हैं पंजाब की, उनकी ओर से क्या बयान आता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रवि। तो सियासी संकटों से भी बड़ा एक संकट है जिसका जिक्र करना जरूरी है और उसने देश में फिर से एक बार मुंह उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी का कहर फिर से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा बेकाबू हालात महाराष्ट्र में होते जा रहे हैं। यहाँ 24 घंटों में 15,817 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। लिहाजा कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद भी
मास्क ना लगाने वालों पर इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक किया है। इस दौरान कई जगहों पर लोग मास्क नहीं लगाए हुए पकड़े गए, लिहाजा बीएमसी कर्मचारियों ने उनसे 200 रुपए फाइन भी वसूला। देखिए, तो यहाँ पर पकड़ा गया है, मतलब क्रिया मार्शल ने, क्या आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे मैं मास्क लगा के आया था, दिया इससे हो गया तो बोलता कि तुम मास्क क्यों नहीं लगाए। तो सही नहीं है ना। अरे इतना मास्क है तो बोलता कि तू नीचे क्यों नहीं। तो नाक के नीचे आना गलत है ना साहब। अरे मैं मास्क लगा ही था। सेफ्टी आपकी है ना, सेफ्टी तो आपकी है, आपकी सेफ्टी है, ये आपके लिए बोल रहे हैं, अपने थोड़ी बोल रहे हैं। बोल रहा है बात सही है, लेकिन मेरा मास्क इतना हो गया तो बोलता मास्क क्यों नहीं लगा। अलाउ नहीं है, वो तो अलाउ नहीं है। आपका पूरा डाउन था, इसलिए मैं आपको दूसरे देखे दूसरे यहाँ पे एक तो नहीं लगाया मास्क, वो लगाने भूल गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? आपको क्या फिर से मुंबई में लॉकडाउन चाहिए? नहीं ऐसा कोई नहीं, ऐसा निकल गया मेरा। आप जो नियम है वो नियम का पालन तो करना चाहिए ना। वो करना चाहिए, बराबर है, करना चाहिए। आप देख रहे हैं क्या स्टेशन पर जो सार्वजनिक जगहों पे आप लोग हो, तो यहाँ पर तो भीड़ होती है, तो मास्क लगाना चाहिए आप लोगों को। बराबर, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। कितने का पावती कितने का बनाते हैं आप लोग? 200 रुपए। 200 रुपए। अच्छा, कितने दिन में लोग मिल जाते हैं आप लोगों को? मिलते होंगे ऐसे। हाँ, बहुत देखा जाए तो बहुत कम से कम 40-50 हजार इससे ऊपर ज्यादा मिल जाती है। ज्यादा ऐसे पकड़ेगा, ऐसे होगा तो 500 ज्यादा ही पकड़ता होगा। तो आपकी गलती है ना सर? मेरा गलती कुछ नहीं, मैं ऐसे हुआ तो वो बोलता है मास्क नहीं लगा। आपका नाम क्या? आपका तकलीफ है कि ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि जो लोग नीचे करते हैं, यानी वो अनुमति नहीं है, अलाउ नहीं है, ये समझना होगा हर किसी को। इसलिए हम रेडी टेस्ट कर रहे हैं आपको CST स्तर पर। देखिए, जिसके मुंह पे मास्क नहीं है उसको पकड़ के फाइन मारो, सही है। तो आपकी फर्ज है कि भाई तेरे मास्क ऊपर नहीं है, थोड़ा ऊपर ले ले, इतना बोल सकते हैं कि नहीं कि जबरदस्ती लाओ पैसा, इतना खाली पैसा ही जमा करोगे। ये जो वायरस है, ये तो आपको पता है कि ये हमारी आपकी जवाबदारी है। ये गवर्नमेंट हो या पुलिस हो, आपको मास्क तो नहीं पहनाएगी ना साहब? नहीं, ऐसा नहीं, पहनाने का नहीं बोल रहा कि न उनको देने को बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मास्क हमारे मुंह पे लगे, थोड़ा नाक के ऊपर आ गया तो उसका मतलब नहीं। आज हमको स्वास्थ्य का तकलीफ है तो हमको थोड़ा नीचे भी लेना पड़ता है, तो वो जवाबदारी लेगा। तो मैं दिखाऊंगा, मैंने भी मास्क लगाया, कितना भी बात करूँ नाक के नीचे आने का सवाल ही नहीं उठता और कोई सांस में तकलीफ नहीं होती। हमारा उतर जा रहा है तो क्या करें? तो ये गलत बात है ना। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि इनको पहले ये बोलो कि तुम लोग मास्क ऊपर लेने का बोलो, सीधा पैसा लाओ, इतना खाली पैसा जमा करने को मत बोलो। और गवर्नमेंट ने नियम तो नहीं, नियम फॉलो करना चाहिए, बट किसी का गलती से आ जाता है, या कॉल पे बात कर रहे हैं या किसी को कुछ हो रहा है, इमरजेंसी में भीड़ में हो ना भाई साहब, आप लोग भीड़ में हो तो कम से कम ऐसा कि कोई मास्क ऐसा थोड़ी नहीं लगा रहा है मास्क, गलती से नीचे आ जाता है तो ये लोग पकड़ते हैं। पब्लिक क्या करेंगे? ड्यूटी दिया गया, वो अपना काम कर रहे हैं। अरे काम वो गलत है। वो लोग जो समझदार आदमी नहीं है, समझदार उधर खड़ा है, ये तो खाली पकड़ के आप इधर खड़ा रह जाओ, इतना ही करते हैं लोग, बाकी कुछ नहीं है। मुंबई में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच में जो है कई लोग अभी भी जो है मास्क नहीं पहन रहे। इन लोगों से जो है फाइन वसूल करने का काम जो है बीएमसी के मार्शल कर रहे हैं। करीब 200 रुपये जो है फाइन उन लोगों से वसूल किया जाता है। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये जो मार्शल है उनसे लड़ाई झगड़े करते हैं और उनको जो है जो फाइन का जो पैसा है वो नहीं देते हैं। और कई बार ऐसे किस्से भी सामने आए हैं जिसमें ये मार्शल जो है इन लोगों से मारपीट भी करते हैं। तो रोजाना अब तक अगर बात करें तो पिछले एक साल में जो है बीएमसी ने 40 करोड़ रुपए जो है इसी तरीके से फाइन वसूल करके जो है उन्होंने इकट्ठा किया है। देखिए आप, जो बीच में कई सारे लोग ऐसे भी जो है जो अभी तक जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ जो है मुहिम करने के लिए ही जो है पूरे मुंबई में 500 से ज्यादा बीएमसी ने कमांडो और मार्शल को तैनात किया है। जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं इन लोगों से ये पैसे वसूल कर रहे हैं। तो ये तो हुई उन लोगों की बात जो कि लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं मुंबई से। कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कराने को लेकर बीएमसी कर्मचारी गुंडागर्दी करते हुए दिखे हैं और इसके साथ ही बीच पर घूम रहे लोगों से बीएमसी कर्मचारी जबरन फाइन भी वसूलते हुए नजर आए हैं। इस दौरान लोगों के साथ धक्का मुक्की भी उन्होंने की। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बीएमसी कर्मचारी रॉब झाड़कर लोगों को लूटने में जुटे हुए थे, लेकिन किसी ने उनका वीडियो बना लिया जिसमें देखा गया कि बीएमसी कर्मचारी किस तरीके से लोगों से पेश आए।
तो कोरोना से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप लापरवाही ना बरतें और जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर करें। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अपनी रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन उधर बिहार की सियासत अपनी रफ्तार से बढ़ रही है। बिहार की राजनीति में शराब और शराबबंदी का मसला नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला स्कूल से जुड़ा हुआ है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मसले को जोर शोर से उठाया है। तेजस्वी ने भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय को शराब के मुद्दे पर जमकर घेरा। ये पूरा मामला 3 दिन पहले का है। मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। तेजस्वी यादव का आरोप है कि वो स्कूल बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय का है, लेकिन रामसूरत का कहना है, उन्होंने कुछ और ही बयान दिया है। कहा है वो जमीन उनके भाई की है और अब लीज पर लेकर कोई तीसरा आदमी स्कूल चला रहा है। यानी मंत्री जी मुद्दे से पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत में इस मसले ने भूचाल मचा दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लिहाजा बिहार के भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय से जुड़े शराब के मुद्दे पर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ और विधायकों में हाथापाई होने तक की नौबत आ गई। विधायकों ने वेल में आकर धक्का मुक्की और गाली गलौज की। दावा है कि मुजफ्फरपुर शराब मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस के दौरान तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप का उंगली दिखाना सत्ता पक्ष को नागवार गुजरा और सदन में दोनों तरफ से विधायक आमने सामने आ गए और बात इतनी बढ़ी कि मार्शल्स ने विधायकों को अलग अलग किया। इससे पहले मुजफ्फरपुर शराब मामले को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव में जोरदार बहस हुई थी। सरकार के मंत्री के ऊपर है महोदय आरोप। इनके पिताजी का नाम अर्जुन राय है महोदय, और इन्होंने एक मीडिया के बयान में इन्होंने ये जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, सदन नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, कोई तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। ये कोई तरीका नहीं है। जो विषय आज के बिजनेस में तय है उस पर बात होनी चाहिए सदन में। वो आसन तय करेगा। सदन के महत्वपूर्ण बिजनेस को रोक के कुछ ऐसी बातें जो आप आसन के द्वारा बार नियमन देने के बावजूद भी इस तरह की अगर बातें हो रही, सदन सभी सदस्यों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए सदन नहीं है। इस तीखी बहस के दौरान तेजस्वी यादव जिद पर अड़ गए थे कि मंत्री रामसूरत राय के मसले पर सदन में चर्चा होनी ही चाहिए। नाम है अर्जुन राय, उन्होंने ये मीडिया में बयान दिया है। तो फिर एक चीज बता दीजिए नेता प्रतिपक्ष कि सोमवार को दलीय नेताओं की बैठक नहीं करें जब विषय आप एक मिनट अध्यक्ष महोदय, किसी माननीय मंत्री के संबंध में चलेगा इस तरह के सत्र में कोई विषय लाना उनके पिताजी के बारे में और आसन को नियमन देना चाहिए। किसी के भी परिवार के लोगों के बारे में नहीं बोला जा सकता महोदय, उचित नहीं है। ये गलत परंपरा हो रही है इस सदन में। जारी हंगामे के बीच रामसूरत राय के बचाव में बीजेपी सदन में पूरी तरह से उतर गई। हंगामा इतना बढ़ा कि विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, लेकिन फिर भी आरजेडी के विधायक नहीं माने और विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठकर मंत्री रामसूरत राय के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नाराज आरजेडी विधायकों ने न सिर्फ मंत्री रामसूरत राय के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि शराबबंदी के बावजूद मंत्री के स्कूल से शराब मिलने का दावा करते हुए सीएम नीतीश कुमार को भी लपेटे में ले लिया। उधर सदन में बोलने ना देने पर तेजस्वी खासे नाराज दिखे और बाहर निकलकर दावा किया कि विधानसभा बीजेपी जेडीयू का दफ्तर हो गई है, जो मंत्री चाहते हैं वही हो रहा है। विधानसभा जो है जेडीयू और बीजेपी दफ्तर हो गया है। जो बीजेपी के मंत्री जेडीयू के मंत्री चाहते वही होता है। आरोप उन्हीं पे लगे हैं, वही गाइड कर रहे हैं आसन को। ये तो तानाशाही है। कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए भी आपने सरकार से मांग की थी कि जवाब। अरे हमारी बात को रखने कहाँ दिया गया? ये तो गुंडा है ना। नेता विरोधी दल का राइट है कि जब भी वो उठे उनको बोलने का मौका देना चाहिए। दरअसल 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर के एक स्कूल से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। तेजस्वी का आरोप है कि वो स्कूल भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय का है। तेजस्वी ने मंत्री की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि जिस स्कूल में शराब की बरामदगी हुई उससे मंत्री सीधे जुड़े हुए हैं। स्कूल उन्हीं का है और शराब मामले में मंत्री और उनके भाई सीधे जुड़े हैं, लिहाजा मंत्री को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। इसी के साथ चलिए वहां खबर जहां में आज के लिए इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।